તો સૌ પહેલાં દીક્ષિતભાઈને વિનંતી કરું કે આ 4 દિવસના સેમિનારનું થોડી સમરી અમારા બધા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને જણાવે. ધન્યવાદ. લાઈનમાં श्री रामकृष्ण ट्रस्ट कुकमा स्थित यह पावन भूमि में हम सब आवर्तनशील कृषि की शिविर में इकट्ठे हुए. मंचस्थ विराजमान सभी को मेरा प्रणाम, आप सबको भी मेरा प्रणाम. हमने 4 दिन ये पूरी विधि जानी. हम लोग प्राकृतिक कृषि तो कर रहे हैं, आप सब हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहाँ कहाँ गलती थी. आवर्तनशील कृषि जो है हमारी निरंतर सुख की यात्रा में कहाँ उपयोगी रहेगी, और क्यों हम सब चाहते हैं कि सुख शांति समृद्धि की शोध में हम लोग सब हैं, किसानी कर रहे हैं या तो जो भी कुछ का काम कर रहे हैं. तो ये जो अलग अलग विधियाँ हम सब के दिमाग में है और हम सब अप्लाई भी कर रहे हैं. विधियाँ कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद तो एक ही है, सुखी होना. तो ये आवर्तनशील कृषि का जो सिद्धांत था वो हमने बहुत अच्छी तरह से जाना. तो मैं मेरे खेत में जो काम करता हूँ, जो किसानी कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी कमियां है वो मैं पूर्ति करने की कोशिश करूँगा. मैं यहाँ जानकारी मुझे मिली है तो ये जानकारी लेके मैं काम करूँगा और मेरा फार्म इस तरह से बनेगा और मेरे आचरण में सब आएगा तो ये शिविर का सार्थकता रहेगी, ये मेरा मानना है. तो हम सब यही काम करेंगे. तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में ऐसे मॉडल फार्म खड़े हो तो हम सफल होंगे. तो हमारे आसपास में हम प्रोत्साहित लोगों को कर पाएंगे. आइए हम तालियों से स्वागत करेंगे. तो ये शिविर का सामर्थ्य यही रहेगा कि हम ये पूरा हमारे फार्म पे करेंगे और ये इसी तरह जीने की हम कोशिश करेंगे, आचरण में लाने की. तो दूसरे लोग प्रोत्साहित होंगे और दूसरे प्रोत्साहित होंगे तो ये जोत से जोत जलाने का जो काम है वो हम कर पाएंगे. मनोज भाई यहाँ जो हम देखें इस परिसर में हमने जो देखा जाना, तो एक बहुत संनिष्ठ प्रयास वर्षों से कर रहे हैं और ये इनसे बहुत लोग प्रेरित भी हुए हैं. तो ऐसे ही ये काम होता है. तो हम लोग भी हमारे फार्म में ऐसा कुछ बना के लोगों को प्रेरित करें तो ही ये सार्थक रहेगी. क्योंकि मनोज भाई अकेले ये काम कितना कर पाएंगे, मैं अकेला कितना काम कर पाऊँगा. हम सब मिल के ये काम करेंगे तो हमारी सार्थकता रहेगी. प्रेम सिंह भैया का फार्म हमने देखा बांदा में जाके, तो हमको लगा कि नहीं बहुत अच्छा है और ये किस तरह से करना चाहिए. आवर्तनशील कृषि में हम कैसे सहभागी बने, कैसे जाने. तो आज इनको बुलाने का अवसर मिला, बुलाने का एक मौका दिया है. ये हितेश भाई का भी हम विशेष रूप से आभार मानते हैं कि उन्होंने ये बीड़ा झड़पा. उन्होंने एक ठान लिया कि नहीं ये चलो करना है. पहले तो हमने सोचा था कि कुछ लोग मिलके वहाँ पर आए और शिविर अटेंड करें और बाद में जान के यहाँ कुछ करें, लेकिन ये अवसर गुजरात की भूमि में, मनोज भाई की पावन भूमि में ये अवसर मिल गया. तो कुल मिला के मैं मेरा अनुभव ये कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत कुछ जाना. अभी जो हम ये धरती पर उतारेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे. तो ज़्यादा ना कहते हुए जिन जिन लोगों ने इस शिविर के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो योगदान दिया है, सबका मैं तहे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ. और ख़ास करके यहाँ रहे और यहाँ इस परिसर में जो हमने सबने
में जो लाभान्वित हुए हैं, तो उसमें मैं SPNF एसोसिएशन की तरफ से भी मैं ये मनोज भाई सोलंकी जी का, अपने प्रेम सिंह भैया का, और जिन्होंने सहयोग दिया है, तन मन धन से जितना भी सहयोग दिया, सबका मैं तहे दिल से एक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करके मेरी बात को विराम देता हूं। भारत माता की जय। सभी को नमस्कार। खास करके हम सब के लिए जो एक अपना अनुभव साझा करने के लिए पधारे हुए बांदा से अपने प्रेम सिंह जी का, हमारे पूर्व साथी कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता ऐसे प्रफुल्ल दादा, दीक्षित जी, हितेश भाई, उपस्थित सर्वे किसान भाइयों बहनों, सभी को हमारा वंदन नमस्कार। ये 3-4 दिन का एक आवर्तनशील कृषि, कृषि की भी एक जो संकल्पना है, जो प्रकृति के साथ की भागीदारी है, समाज के साथ की भागीदारी है, और उसके अंदर जो खरबों सालों की जो एक निरंतरता है, अविरतता है, उसकी दृष्टि को सामने रखते हुए कृषि कैसी होती है, टिकाऊ कृषि कैसी होती है, सस्टेनेबल कृषि कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या बातों को हम जोड़ सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए, किस दृष्टि से सोचना चाहिए, उसका अमल के लिए कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमें पूरा प्रकृति को भागीदार बना के और प्रकृति को पूरक होते हुए और प्रकृति का जो सस्टेनेबिलिटी है उसको बनाए रखते हुए हमारी कृषि होनी चाहिए। ये 3 दिन के अंदर प्रेम सिंह जी और उसके सभी साथीदारों के माध्यम से ये विषय रखा गया। काफ़ी किसानों ने पहली बार ऐसी बात इतना आगे का सोचा होगा। हम सब ज़्यादातर तो कृषि में अपना ही ज़्यादा सोचते हैं, तो ये तो समग्रता का सोच उसमें जोड़ दी, तो ये कृषि का एक सही दिशा, जो हजारों सालों से कृषि जो चली थी वो शुरुआत में क्या थी, वहाँ तक हमें फिर से लौटना है। ये हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार की आवर्तन कृषि की ही संकल्पना की है, और वो हजारों सालों से हम करते आए, नई बात नहीं है। ये भारत के अंदर 1965 से जब रासायनिक कृषि आई, तभी से ये दृष्टिकोण अभ्रंश हुआ है, तभी से ये दृष्टिकोण सीमित बन चुका है, तभी से ये दृष्टिकोण में मर्यादाएं जो आई है वो हमें 40-50 साल का ही समय गया है। तो ये कोई बहुत पहले की बात नहीं है, अभी तक हम जीते आए हैं, इसी दृष्टिकोण से जीते आए हैं, तो उसको फिर से हमें जोड़ना पड़ेगा। यही मानव कल्याण के लिए, मानव का सुखी होने का रास्ता है। तो ये बात परम पूजनीय नागराज जी ने अपनी जीवन विद्या के अंदर भी जो दर्शन दिया है, उस दर्शन को कृषि के साथ जोड़ना पड़ेगा। व्यवहार और विचार, व्यवहार और आदर्श अलग अलग नहीं हो सकते। आज हमारा जो परिस्थिति है कि हम धर्म में अहिंसा की बात करते हैं और खेत में जाते हैं तो हिंसा करते हैं, तो हमारा विचार और व्यवहार, करनी और कथनी ही अलग है, और यही हमारा दुख का कारण है, यही हमारी बेचैनी का कारण है, यही हमारी व्यग्रता है, वही हमारा तनाव है, वही हमारा भय है। तो हम जो सही है उसको पकड़ेंगे और सही के आधार से व्यवहार को सही करना पड़ेगा। तो विचार और व्यवहार को एकरूपता बनाने के लिए हमें ऐसी कई कार्यशाला का आयोजन करना पड़ेगा। ये एक शुरुआत है और इस प्रकार का निरंतर प्रयोग अलग अलग जगह हो रहा है, मगर हमें ऐसा बार बार ऐसी शिविर करके हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमारे जो भटकाव है उसको ठीक करना पड़ेगा, हमें जो पद्धतियों में जो गलतियां आई है वो भी हमें ठीक करना पड़ेगा, विचारों में जो हमारी सीमितता आई है उसको हमें विशालता में ले जाना पड़ेगा।
तो ये एक मेरी मानव को मानव बनने की एक जो क्रम है वो हम कर रहे हैं। तो हर मानव का यही कर्तव्य होना चाहिए, मानव के रूप में जन्म लिया है तो मानव के रूप में ही मरे। हम यहाँ से विदाई ले तो हम मानव की मानवीयता को उजागर करते हुए करें। तो ये जो हमारी धर्म संस्कृति ने ही हमें वर्षों से यही संस्कार दिया है, तो ये हमारा संस्कार की बात है, हमारा मूल की बात है। तो उसकी ओर समझाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, विचार तुरंत हमें अनुभूति के स्तर पे और स्वीकृति के स्तर पे आ जाता है, मगर उसको व्यवहार में ले जाना वही चैलेंज है। बाकी कोई ज़्यादा आज जो भी बात रखी गई उसमें किसी की असहमति हो ऐसी तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये हमारा उनका मन की बात बोली है, सबको आनंद भी आ रहा है। मगर एक ही भय है कि उसको व्यवहार में ले जाने के लिए हमें क्या करना है। तो ये इसके लिए भी मैं इतना बता दूं कि ये क्रमशः होता है। शुरुआत किसी ने प्राकृतिक खेती का विचार मिला तो पहले उसने बाजार का आधार लेके कुछ प्रयोग किए होंगे, कुछ अपने पास रिसोर्स का उपयोग किया होगा, तो वो पहले ऑर्गेनिक खेती से ही शुरुआत हुई। धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती में से बाजार निकल गई, क्योंकि हमें ध्यान में आ गया कि ये खेती में बाजार की आवश्यकता नहीं है और बाजार को डालेंगे तो ये संभव नहीं है। तो ये धीरे धीरे समझने से छूटा है कई किसानों का, मेरा भी यही हाल है। मेरी शुरुआत ऑर्गेनिक से हुई थी, वहाँ से प्राकृतिकता में आया और धीरे धीरे जब प्राकृतिक का अनाज अंदर गया, हमें शुद्ध अन्न गया तो मन भी शुद्ध हुआ, विचारों भी शुद्ध हुए, तो हमें उसमें से उभर के आई आवर्तनशील कृषि। तब हमें ज़्यादा अच्छा करने के क्रम में हमें हमेशा अंदर से जो स्फुरणा होती है, सही रास्ते पे चलते हैं तो मार्गदर्शन अंदर से भी होता है, बाहर से भी होता है। तो उसमें से आवर्तनशील कृषि, उसके बाद अगर हम 10-15 साल आवर्तन कृषि करेंगे तो सहज तरीके से ये पर्माकल्चर बोलते हैं या हमारी जो इस प्रकार की कि जो पहले के ज़माने किसान बीज डालना और कटाई करना, 2 कार्य के सिवा कुछ कार्य नहीं कर, ऐसी सहज कृषि हो जाएगी। तो ये क्रम है, उसको हम नामकरण करके विभाजित न करें। ये सबका स्टेज होता है और उसको स्वीकृत करें, मगर उसमें से हमें निकलना है, हमें अटक नहीं जाना है। ऑर्गेनिक खेती में अटक गया तो वो गलत है, प्राकृतिक खेती में अटक गया तो वो गलत है। वहाँ से हम आवर्तनशीलता के सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं सोची तो वो हमारी गलती है। तो खेती को सहज और समृद्ध बनाना है, सर्वांगीण लक्ष्य को पाने के लिए प्रकृति में भागीदारी करने के हेतु वह करनी है। ये प्रयास आज से हमारा चालू हो, जहाँ भी है और एक कदम आगे बढ़े, इतना हमें आज की जो शिविर से मिला है। तो हम सब मिलने के बाद ऐसा होता है कि ये माहिती मिली है, वो ज्ञान नहीं है, उसके लिए हमें संकल्प लेना पड़ता है और कुछ दृढ़ता लानी पड़ती है। तो यहाँ से कुछ दृढ़ होके जाए, संकल्प लेके जाए कि हम इतना जो बात नहीं मिली है उसको हम जाके तुरंत करेंगे। अगर वो नहीं किया तो इसके ऊपर जो विचार मिले, 3 दिन का आपका समय गया है, ये कहने वाले का भी समय गया, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि माहिती का आक्रमण चालू ही है, कचरा ऊपर से आ ही रहा है। अगर सही जो बात है उसको जीने में नहीं लाए, प्रैक्टिकल में नहीं लिया तो वो ज्ञान होने वाला नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप तुरंत जाके इसमें से जो अच्छापन है उसको कहीं ना कहीं परिवार के साथ बैठ के कृषि में क्या क्या बदलाव करना है वो निर्णय लेके संकल्पित करके उस दिशा में 1 साल के अंदर ये प्राप्त करेंगे, ऐसा लक्ष्य बना लिया तो ये शिविर है आपके लिए। और जो प्रयत्न कर रहे हैं इतने दूर से हमारे साथ जो आए, उसका भी फलश्रुति उसी में है। तो हम सब इस दिशा में आगे जाना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसके लिए जो हमें आज जो ज्ञान मिला है उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो ही हमें फ़ायदा है। वरना आनंद की स्थिति तो विचारों से होती है मगर वो लंबा चलने वाली नहीं है। नित्य आनंद की स्थिति के लिए हमें इसके लिए जीना पड़ता है, तो जीने का प्रयास में हम करेंगे, ऐसी आशा के साथ। भारत माता की जय, वंदे गो माता। આપણને સરસ સાચી વચન આપ્યા અને આજ અહીંયાથી જે શીખા છીએ એ શીખેલું આપણા પરિવારમાં, આપણા સમાજમાં અને આપણા ખેતરમાં કેવી રીતના લઈ આવી શકીએ આ બાબતનું ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું। મનોજભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો।
હવે વચ્ચે થોડા દાદા અને મહાનુભાવોનો આજ્ઞા લઈને અમારા ખેડૂત ભાઈઓ થોડું એનું પ્રતિભાવ આપવા માંગે છે. તો આપની પરમિશનથી અમે ખેડૂતોને આમંત્રણ કરી પછી આપશ્રીને અમે આગળ સાંભળીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. રાઠોડ હરેશભાઈ જગદીશભાઈ પાલિતાણાથી. માઇક આપજો. અચ્છા, આગળ આવી જાઓ. અહીંયા આવી જાઓ. હા, તમારું નામ, પરિચય અને વધારેમાં વધારે 3 થી 4 મિનિટમાં આપનું જે પ્રતિભાવ છે આપ આપી દો. ખાસ પ્રતિભાવમાં આ શિબિર આપણને કેવી લાગી, આમાંથી આપણને શું મળ્યું અને આપ એનું કેવી રીતના અમલ કરશો, આ મુખ્ય વાત આપણા વક્તવ્યોમાં હોવી જોઈએ. જગદીશભાઈ, ગામ અનીડા, તાલુકો પાલિતાણા, જિલ્લો ભાવનગર. અમે 2017થી પ્રાકૃતિક ખેતી કરીએ છીએ, પરંતુ અહીંયા જે શિબિરમાં આવ્યા તો જે મનોજ દાદાનું જે કેમ્પસ છે, આ રામકૃષ્ણ જે ટ્રસ્ટનું જે કાર્ય છે એ જોઈને ખૂબ સરસ લાગ્યું અને ખરેખર આવું જ છે આપણે દરેક ખેડૂતોએ કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ પ્રેમસિંહ સાસાજી જે વાત કરી કે જે આવર્તનશીલ ખેતી છે તો ખરેખર દરેક વ્યક્તિએ છે આ ખેતી અપનાવવી જોઈએ. અને હું સંકલ્પ કરું છું કે મારા ગામની અંદર છે મારી જેવા 10 ખેડૂત તૈયાર કરીશ અને જે તળાવની વાત છે, પશુપાલનની વાત છે અને ખેતીની અંદર છે 1/3 ભાગની જે વાત છે તેવા ખેડૂતો તૈયાર કરીને ખરેખર આવી રીતનું ઊભું થાય તેવું કરીશું. કારણ કે હવે 2 મહિના પછી તે વરસાદની સિઝન શરૂ થશે એટલે આજથી તે એટલે ઘરે જઈને તરત જ છે આવી રીતનો સંકલ્પ લઉં છું અને આવા ખેડૂતો તૈયાર કરીશ. અસ્તુ. આ સિવાય પ્રજાપતિ સોમાભાઈ કેસરાભાઈ નિવૃત્ત શિક્ષક છે, બનાસકાંઠાથી છે. પ્રજાપતિ સોમાભાઈ કેસરાભાઈ, 2024માં નિવૃત્ત શિક્ષક છું, બનાસકાંઠા, તાલુકો ઓગળ. હું વધારે ટાઈમ નહીં લઉં, પણ એમ કહેવાય છે કે ફૂલ ખીલે ઓર ખુશ્બू ના મિલે મુમकिन नहीं, फूल खिले और खुशबू ना मिले मुमकिन नहीं, चाँद खिले और रोशनी ना मिले मुमकिन नहीं, दीप जले और प्रकाश ना मिले मुमकिन नहीं, लेकिन आप जेवा कुर्सी तजग ना मिलो और हमारा किसान ना खिले ये मुमकिन नहीं. હું પહેલી વખત આવ્યો છું, પણ 5 વર્ષથી મારી બાજુમાં રામજીભાઈ છે તેમની પાસે વાત સાંભળી અને 5 વર્ષથી હું 3 વીઘામાં કોઈ દવા કે આવું બધું કંઈ નથી નાખતો અને 10 મિત્રોને પણ એવા તૈયાર કર્યા છે કે પોતાના ખેતરમાં જે ખાવાની વસ્તુ છે એમાં પણ એ અનાજ નાખતા નથી. એટલે હું મારું એક વક્તવ્ય તમને કહું છું, મારી સમજ એ પ્રમાણે કહું છું કે આપણે એવું કરીએ, આપણને જો કૃષિ પ્રત્યે પ્રેમ હોય, ભાવ હોય તો જેમ મનોજભાઈ સાથે મને હરતા પડતા સાંભળવા મળ્યું કે ગ્રુપ ન હોય તો આપણને મજા આવતી નથી, ઉત્સાહ મળતો નથી અને ઉત્સાહ ટકતો પણ નથી એમ. એટલે ગામમાં જઈને હું જેમ ખેતી કરું છું ને મને જેમ આનંદ આવે છે તેમ બીજા પ્રત્યે આપણને ભાવ ઊભો થવો જોઈએ કે બીજો ખેડૂત પણ સુખી થવો જોઈએ, મારાથી ભલે સુખી થાય હું તેની પાસે જઈશ અને પ્રયત્ન કરીશ, એવો વિચાર આવ્યો. તો મેં એવો વિચાર કર્યો છે કે કમસે કમ વર્ષમાં 2 જણ ને ગામમાં તો મને પ્રેમ તો હોય ને એવા મને પ્રેમ કરવાવાળા, સાંભળવાવાળા, તો 2 જણને પ્રયત્ન કરું. એ 2 જણ એવા તૈયાર થાય કે એકાદ વર્ષ પછી બીજા 2 જણને તૈયાર કરે. આ જો તમે લિંક જુઓ ને તો મને એમ લાગે છે કે 5 વર્ષમાં વધારે નહીં તો 20-25 ખેડૂતો સરસ રીતે તૈયાર થાય. એટલે આ રીતે એ કરવા માટે હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તો બીજા લોકોને આનંદ થાય, પ્રેમ થાય, તેના જીવનમાં ઉત્સાહ વધે, એના માટે હું છેલ્લે કરીને પૂરું કરું છું કે કર સકો તો પુણ્ય કરના પાપ કરના મત શીખો, कर सको तो पुण्य करना पाप करना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाना आग लगाना मत सीखो, अरे जला सको तो दीप जलाना किसी का दिल जलाना मत सीखो. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ સોમાભાઈ આપણને. હા, હવે અમારા ભોપાભાઈ ખસિયા, આપ જરા આપણા પ્રતિભાવ આપવા માટે પધારો. જોરદાર તાલીથી ભોપાભાઈનું સ્વાગત કરીએ. મારો પરિચય, મારું નામ ભોપાભાઈ જસમતભાઈ ખસિયા, મૂળ ગામ સોંસિયા, દરિયાકાંઠાનું. કામ કરવું છે ભાલ પ્રદેશમાં. ભાલ એટલે કપાળ. કપાળમાં જેમ કામ નથી ને એમ અમારા વિસ્તારમાં એક પણ ઝાડ થતું નથી. તો પરિસ્થિતિ એવી છે કે એ આખી જે જમીન બની છે એ સમુદ્રના બુરાવાથી બની છે. એટલે નીચે ખારું પાણી, ઉપર જેટલું પાણી વરસાદનું એ મીઠું થયું.
તો આવી ખેતી કરીએ છીએ. અને આવી ખેતીની અંદર સુભાષ પાલેકરની ખેતીમાં અમને એ વખતે એવું શીખવા મળ્યું કે આપણે પૈસાની અંદર એ કિંમત ગણીએ, પણ આજે મને નવું શીખવા મળ્યું કે આપણા ખેતરની અંદર વનસ્પતિ અને વધારેમાં વધારે માણસો આવે એ ગણતરી થવી જોઈએ, પૈસાની ગણતરી થવી જોઈએ નહીં. અને સૌથી પહેલું કામ આપણે બે કરવા જેવું મને અહીંથી લાગ્યું છે કે દેશી બી આપણા બધા ખેડૂતો એક ગામમાં તો તૈયાર થાય જ હતી કે એ પોતાના ગામના જે દેશી બી ભેગા કરે અને એકબીજાને વિનિમય કરે. આ ગામનું છે એ બીજા ગામમાં, બીજા ગામનું આ ગામમાં આવે અને એ રીતે આખા તાલુકામાં અને જિલ્લામાં આવું કામ થાય એવા વિચારો મને અહીંથી મળ્યા છે. અને એ કામ હું નિષ્ઠાપૂર્વક કરીશ એવી સાથે મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. અસ્તુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે શ્રીજુ વિરમભાઈ પરબતભાઈ ભુજોડીથી જોરદાર તાલીથી વિરમભાઈનું સ્વાગત કરીએ. मेरा नाम सिजू वीरम पर्वत है। मेरा गांव पास में भुजोड़ी। हम खेती के साथ तो बहुत सालों से जुड़े हुए, उसके साथ साथ हम विविंग का भी मेरा पूरा गांव काम करते हैं। तो मेरा बचपन से खेती के साथ लगाव है। तो 2012 में हम राजीव भाई के साथ जुड़े, तो जोड़ने के बाद मेरा भगवान ये मनोज भाई मिले, तो उससे मेरा बहुत हमको हेल्प मिला। तो ऐसे हम आगे कम बढ़ाया और हमारा परिवार के साथ हम सब जुड़े हुए। तो हम किसानों को वो भी कहते हैं कि देखो आप अकेला मत आओ, आपके उसके साथ आपकी धर्मपत्नी भी होना चाहिए, तो हमारा सहयोग होता है। और वो सहयोग ऐसा होता है कि आप कोई भी काम करेंगे वो सफल होगा। और हमारी धर्मपत्नी के बिना तो कोई काम मेरे ख्याल से थोड़ा अधूरा रहता है। तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं हम तो अपनी धर्मपत्नी को भी साथ लाने की कोशिश करें। मैं जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी ऐसे प्रोग्राम मनोज भाई के है तो हम 2 आदमी पक्का आते हैं कैसे भी करके। तो हम अभी प्रेम सिंह भाई को हम तो क्या, हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है। जो हम खेती सजीव मेरे एक दिल में थी और हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी सूझ नहीं थी। हमको ऐसे ही दिल में था कि हम सजीव कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान मेरे को आया और हमको सजीव का पूरा विवरण बताया। और उससे थोड़ा नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा एक तो उत्साह भी बढ़ा और हमको थोड़ा नज़ारा भी मिला और हमको बहुत एक इंटरनेशनल रास्ता भी मिल गया। अभी हम जैसे ऐसे सड़क पर चल रहे थे छोटी से, लेकिन हमको अभी इंटरनेशनल रास्ता भी मिल गया। तो धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, धन्यवाद मनोज भाई, आप ऐसे कार्यक्रम में हमको भी शामिल करते, याद करते, और इसीलिए सबको भाई मेरा धन्यवाद। जय गौ माता। और थोड़ा जो टाइम है तो मैं एक चीज़ बताता हूँ मनोज भाई। तो हम सजीव खेती भी करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है, वो भी ज़रूरी है। और हमारे हेल्थ के लिए हमने प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है और उसकी हमारी जानकारी नहीं है। तो मैं ऐसे चाय पी के मतलब आते थे तो ये चीज़ मिली, ये इसको हम क्या बोलते हैं आपके भाषा में, हम इसको अघाड़ा बोलते हैं और अपामार्ग भी बोलते हैं। हाँ, अघाड़ा भी बोलते हैं, अपामार्ग भी बोलते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है, हमको कुछ भी तकलीफ है, हमारे बच्चे को है, बड़े को है, बूढ़े को, किसी को भी है। और जैसे हमारे को जैसे हमको दांत की तकलीफ है, तो दांत की तकलीफ के लिए बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ है। जैसे हमको अभी दांत दुख रहे हैं, दांत में कुछ कीड़ा, तो इसका पत्ता चबा लो। पत्ता चबाने में आपको 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा है तो जैसे हम गोली पीते 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसी तरह इसके दांतन कर लो, तो पूरा आपका दांत का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी आपको दांत निकालना नहीं पड़ेगी। फिर हमको कुछ कान में प्रॉब्लम है, कान दुख रहा है, तो इसका 2 टीपा इसके कान में डाल दो तो भी ठीक हो जाए। ये मेरा खुद का अनुभव है। किसी को बुखार आ रहे हैं तो बुखार में 10-15 पत्ता ले लो,
इसको उबाल लो, 2 दिन 3 दिन पी लो, कोई भी बुखार है वो ठीक हो जाएगा। माने दूसरी हमने एक प्रयोग किया, मेरे बेटा छोटा है रणजीत, उसकी डिलीवरी पे, तो हमने शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे उनका हुआ, तो हम ले गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वाले ने बताया कि भाई सर्जरी करना पड़ेगा। तो मेरी बेटी हिना ने बताया कि पिताजी ये बात है, तो क्या करेंगे। हमने बोला ठीक बेटा ठहरो। तो मैं रात को 10 बजे गया मेरे खेत में जा के ये अपा मार्ग हम निकाल के आ गए। अपा मार्ग निकाल के ये बेटी को बताया बेटा, और ये भी हमारे हिना भी बहुत जानकार है, तो इनका पत्ता 15-20 लेके उसके रस निकाल के हम उनको पिलाया, और इसकी जड़ साफ करके जैसे थोड़ा ऐसे हिंडोनी होते हैं ना उसकी तरह बना के मैंने हिना को बताया बेटा ये उनके चोटला होता है ना उसमें बांध देना। बस ये जब इनका टाइम हुआ और डॉक्टर को बताया भाई हमको थोड़ा रुको, तो सुबह 8:25 पे पूरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया, पूरा नॉर्मल डिलीवरी। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है मनोज भाई, और ये हमने मेरे घर पे पूरा प्रयोग भी किया है और हम सफल भी है। जय गौ माता, धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અગેડાનો બીજો ઉપયોગ વિષી કાઢે અથવા કોઈ ઝેરી જંતુ કાઢે એટલે એના 5 જોડી અને એના ઉપર લગાડી દો, બીજી જ મિનિટે એનું ઝેર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આના ઉપરથી એવું લાગે છે આપણે સ્પેશિયલ આયુર્વેદ માટેનો પણ એક સેમિનાર રાખશું। ધન્યવાદ। આગળ આદરણીય ડી.કે. રથવી સાહેબને વિનંતી કે આપના પ્રતિભાવો માટે અત્રે ઉપસ્થિત થાય। જોરદાર તાલીઓથી ડી.કે. રથવી સાહેબનું સ્વાગત। નમસ્કાર, જય ગૌ માતા। આવર્તનશીલ ખેતીની 4 દિવસની તાલીમમાં રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ કુકમા, SPNF એસોસિએશન, ટ્રુ લાઈફ, હીર ગોબર આ સંસ્થાઓએ મળી અને એક આ સેમિનાર ગોઠવ્યો। મનોજભાઈએ વાત કરી કે આપણે આટલેથી અટકવાનું નથી, પણ આજથી આ જ્યોત લાગી છે અને હવે આપણે એને પૂરા જોશથી લગાવવાની છે। 2018થી પ્રાકૃતિક ખેતી કરીએ છીએ, પણ આજે દાદા કહેતા આવર્તનશીલ ખેતી આવો એટલે અમે એવું વિચારતા કે દાદા ઘડીક પ્રાકૃતિનું કહે છે, ઘડીક આવર્તનશીલનું કહે છે, શું છે? મને 2-4 મિત્રોએ એવું કીધું, પણ મેં કીધું ના જવું જ છે। જમાદાર જુઓ તો જેડીઓ ખાઈને જ જુઓ ને એ જમાદાર આખી જિંદગી યાદ રહે। એમ પ્રેમસંગજીએ આજે જે આ 3 દિવસની તાલીમમાં જે કાનની ધાકો ખોલી છે, એટલે એવું લાગ્યું મનોજભાઈએ જે વાત કરી કે આપણે એમાં ભાગીદારી કરી શકીએ। ખેતીમાં આપણે ખેતી નથી કરી શકતા, એટલે ખરેખર એક સ્ટેજથી બીજી આગળની સોચ હવે જ ચાલુ થઈ હોય એવું લાગે છે। આપણે સૌ સાથે મળી અને આ મિશનને જો સમજશું, સ્વીકારશું અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે પ્રયત્ન કરશું તો ખરેખર આપણી મંજિલ દૂર નથી। કહેવાય છે કે દુર્જનોની દુષ્ટતા કરતાં સજ્જનોની નિષ્ક્રિયતા સમાજને વધારે નુકસાન કરે છે। જો આપણે બધા સજ્જન માણસો આપણી જાતને માનતા હોય તો આજથી આપણે નિષ્ક્રિય નહીં રહી અને આ કામને એક ઝુંબેશના ભાગરૂપે ઉપાડશું તો કદાચ પ્રકૃતિનું એક કામ આપણે કરશું એવો અહેસાસ થશે। પ્રેમચંદજીએ વાત કરી કે શ્રમ વગર તૃપ્તિ નહીં થાય, તો એ તૃપ્તિ માટે આપણે આપણા મનની અને શરીરની તૃપ્તિ અને એને આપણે સુખ કહીએ છીએ, એ સુખ પામવા માટે આ એક મિશન ખરેખર બહુ અદ્ભુત છે। આ સમયે નાગરાજજીને વંદન કરી હું મારી વાત પૂરી કરું છું। અસ્તુ ભારત માતા કી જય, ગૌ માતા કી જય। ખૂબ ખૂબ આભાર ડી.કે. રથવી સાહેબ। હવે હિનાબેન આપનો પ્રતિભાવ આપવા માટે આપ પધારીએ। સમયની મર્યાદા છે, બધા 3 થી 4 મિનિટમાં આપનો પ્રતિભાવ આપશો। नमस्ते सभी को। मेरा नाम हीना है और मैं भुजोड़ी से हूँ। तो हमने ये शिविर बांदा में किया था, तो सोचा कि मुझे ये ऐसा ज्ञान मिला है तो मैं भी औरों को दूँ, और मेरे पापा भी ये खेती करते हैं तो
तो वो बांधा तो जा नहीं सकते और 5 दिन का शिविर सुन नहीं सकते। तो और मैंने दीदी को कहा कि दीदी चलो ना हम कुछ ऐसा शिविर रखें कि मेरे पापा भी उधर जा नहीं सकते, हो ये भी सुन सके और दूसरे लोगों को भी ये इसका लाभ मिले। तो ऐसा सोचा और ये शिविर रखा, मेरे को भी अच्छा लगा। ये बहुत ज्ञान, जैसे आप लोग जैसे ये ज्ञान लोग देंगे तो मुझे लगता है कि धरती में संतुलन तो आ ही जाएगा। थैंक यू। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હિનાબેન। હું માધવભાઈ જોશીને વિનંતી કરું, આપ આપણા વક્તવ્ય આપો। ધન્યવાદ હિતેશભાઈ। વધારે સમય ન લેતા એક 5 દિવસની જે સમરી કરવાની છે એના ઉપર આજે જોતો હતો હું, તો કુદરતી આપણે સંયોગ એવો બન્યો છે। પહેલાંના સમયમાં કંઈ પણ સમસ્યા થતી, કંઈ સારું થતું, કંઈક નક્કી કરવાનું થતું તો પંચ પાસે જતા, પહેલાં કંઈ પોલીસ ખાતું કે કંઈ આ તે હતું નહીં। એવી રીતે કુદરતી આપણે અહીંયા સંયોગ એવો થયો છે કે પંચ ભેગું થયું છે। આમ જો આપણે સંસ્થાઓના નામ જોઈએ ને તો 5 સંસ્થાએ ભેગા થઈને આ કાર્યક્રમ કર્યો છે। એટલે પંચે ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે આવી રીતે આવર્તનશીલ કૃષિ થવી જોઈએ, એનાથી સમગ્ર ખેડૂતો અને જીવસૃષ્ટિનું કલ્યાણ થવું જોઈએ, એના માટેની એક આ સરસ આખી વાત છેલ્લા 4 દિવસમાં અહીંયા મુકાણી છે। એમાં મારાથી થોડુંક એક લખ્યું છે એ બધાની સમક્ષ મૂકું છું। આજે 4થો દિવસ છે પણ એવું લાગે છે કે હજી તો ઘણું બાકી રહી ગયું છે। તો એવામાં 4 દિવસે આજે 4થા દિવસે પણ જ્ઞાનનો દીવો દિલોમાં પ્રગટ્યો છે। હાજરીનો ઉત્સાહ, આપણી બધાની હાજરીનો ઉત્સાહ આશાનો સૂરજ બનીને ઉગ્યો છે। ખેડૂતથી લઈ સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ સુધી પ્રસાદ વરસ્યો છે। આયોજકોના પ્રયત્નોથી દરેક હૃદય આનંદથી તરબતર થયું છે। દિલથી દુઆ અને આભાર આપ સૌને અર્પણ છે। તમારા કારણે આ પળો, તમારા એટલે આ બધા જે આયોજકો છે અને આપ સૌ અહીંયા હાજર રહ્યા છો એ બધાના કારણે આ પળો આજે અમૂલ્ય સ્મરણ બની અને ઉભરી છે। આભાર અસ્તુ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માધવભાઈ। હવે હું આદરણીય શાલિની દીદીને વિનંતી કરું કે જેના વિચારોથી અમને આ બળ મળ્યું હતું અને પ્રાકૃતિક ખેતી તો અમે કરતા હતા પણ આવર્તનશીલ કૃષિ માટે પ્રેરિત કર્યા એવા શાલિની દીદી। बढ़िया, धन्यवाद। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। हाँ हाँ जी, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख करके। मनोज भाई जो हम लोगों ने विचार किया था वो, आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है आवाज़? ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, उसको सफल होते देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे पता नहीं आपके साथ ये बात साझा हुई कि नहीं। मैंने चाचा को स्पेशली कहा था, मैं और हमारे श्रीमान जी हम दोनों वैसे इंजीनियर हैं। बैंगलोर छोड़ के यहाँ पर भुज आए, चूँकि ये मूलतः भुज गुजरात से हैं। हमारा गांव यहाँ पर पास में है। 2014 में हमने अपने आप ही ऑर्गेनिक कृषि शुरू करी। फिर हमें मनोज भाई के किसी मित्र ने, हम ओशो के सन्यासी भी थे तब, उस समय बताया कि आप यहाँ जाइए। तो हमने यहाँ से सीखा और सीखते ही हमने इम्प्लीमेंट किया। हम इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा फास्ट हैं। खूब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम बहुत तरह तरह के अलग अलग प्रकार के फार्मिंग, जैसे आपने भी एक्सप्लोर किया, हमने भी एक्सप्लोर किया। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर ये नहीं मिल रहा। कई जैसे फुकुओका को पढ़ा हमने, अलग अलग लोगों को पढ़ा, मैं सबके नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे नेचर अपने आप में पूरा है ना, और मानव केवल हस्तक्षेप कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बहुत बढ़िया बात क्लिक होगी। ऐसा लगता था प्रकृति अपने आप में पूरी है, मानव मात्र हस्तक्षेप कर रहा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी अंदर से, है ना। फिर संयोग हुआ 2015 में यहाँ पर ही, है ना, ये मेरा एक तरीके से स्कूल मान लीजिए। यहाँ पर ही हमने जीवन विद्या परिचय शिविर किया और उसके बाद उसको भी हमने 10 वर्ष करीब एक्सप्लोर किया खूब गहराई से। आवर्तनशील कृषि के लिए डी वोक के स्टूडेंट्स हमारे साथ गए थे बांदा। जो हिना बहन भी एक स्टूडेंट है, हितेश भाई भी स्टूडेंट है, रमा बहन भी स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं अभी भी। एक बहुत बढ़िया बात क्लिक हुई, ये जो प्रकृति है ना, मानव मतलब ज्ञानावस्था के बिना पूरी नहीं है। मानव को क्या करना है इस धरती पर आकर के, आवर्तनशील कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकृति में जब हम देखते हैं, मानव इस प्रकृति को जब अपने बिना देखता है
तो इस प्रकृति में संघर्ष दिखाई पड़ता है। हम सब पढ़ते भी हैं विज्ञान में संघर्ष का सिद्धांत, जैसे दो पेड़ हैं वो धूप के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो जो धूप को पाने के लिए ऊंचाई को पाते हैं, है ना। इसी प्रकार से जीवावस्था में क्रूर अक्रूर, है ना, एक मांसाहारी शाकाहारी के रूप में हम संघर्ष को देखते हैं। लेकिन मानव का इस धरती पर प्रकटन संघर्ष से इस धरती पर संतुलन की स्थापना के लिए है। पुनः सुनिए, संघर्ष के स्थान पर संतुलन की स्थापना के लिए है। इसलिए मानव जब वृक्षों को देखा तो उसने अच्छी निश्चित दूरी के सिद्धांत को पहचाना। दो पेड़ों के बीच में हम कहते हैं ना, आम के पेड़ लगाएं तो कितनी दूरी पर लगाएं, तो देखिए वो संघर्ष से संतुलन की तरफ। और ये जो मानव है जब इस अस्तित्व को समझता है, मानव अपने आप को समझता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, है ना। संतुलन को समझने, संतुलन को प्रमाणित करना हमारा काम है। ये मानव का धर्म है। मानव इसको करके सुखी होता है, सुखी करता है और निरंतर सुखी रहने की परंपरा को प्रमाणित करता है। इतनी सी बात मुझे रखनी थी। 2-3 बातें मैं, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? हाँ, है ना, इतनी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद जैसे हिना बहन ने कहा, और भी रिद्धि हैं, सुहानी हैं, है ना, जिग्नेश हैं और अपने अर्जुन है और बहुत सारे बाबू है ना, सभी बच्चे। इन लोगों, अर्जुन ने, जिग्नेश ने बोला ना हम तो पूरा इसको 1 साल में करके ही दिखाएंगे, तभी से बोला। और उन्होंने कहा जैसे आपने आओ भगत हमारी करी थी वैसे ही हम करेंगे। मुझे लगता है कि उसमें वो सफल हुए होंगे, स्टूडेंट्स ज़्यादा सफल हुए हैं ना जी। एक और बात हमारी उस समय हुई थी, उसको मैं एक रिमाइंड भी कराना चाहती हूँ। हमने किसान म्यूज़ियम को लेकर के एक बात करी थी, मुझे लगता है वो भी बनना चाहिए। मानवीयता का इतिहास मानव जाति की अगली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। अभी हमारे पास जो क्रूर लोगों का इतिहास है हम बच्चों को सिखाते हैं। तलवार कब बनाई, कब तलवार में परिवर्तन हुए, अरे हसिया में परिवर्तन बताइए, हसिया में। और जितने भी हमारे किसानों के जो औजार हैं, हल किसने बनाए बताइए, है ना। हल में किस प्रकार से अलग अलग मिट्टी के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से कैसे कैसे परिमार्जन हुए। ऐसे लोगों को हम भूल गए, लेकिन हम उस कृतज्ञता की परंपरा को हम जीवित रख सकते हैं। इतना है मेरा। एक और बात है, एक चीज़ और प्रेम चाचा आपने कही थी, देखो हमको बुला तो रही हो, एक ही बार आएंगे, आपने कहा था। और इन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो इसको आगे लेकर के जाएं। उम्मीद करते हैं आज आपने जो टेस्टिमोनियल सुने हैं, है ना, वो सफल होगा, है ना जी। हाँ, लेकिन अब साथ में आमंत्रण है बार बार आने का भी, हम वो भी करेंगे, है ना जी, है ना। तो इसके लिए हितेश भाई, है ना, आपका बहुत आभार कि आपने कहा मास्टर ट्रेनर्स को बुलाते हैं, है ना, ये लोग इस काम को करेंगे, क्योंकि डर रहे थे दोबारा ना आए कहीं। तो मनोज भाई, है ना, प्रेम चाचा जी, जीतू भैया, शेखर भैया, पुष्पेंद्र दादाजी, रवि भाई, प्रफुल्ल काका, आपने तुरंत सहयोग कहा कि हम इसको करते हैं, आप जैसा कहें वैसा करेंगे। हितेश भाई का परिवार, नीलम बहन का परिवार, राम बाबू, सुमन भाभी परिवार, है ना, हमारे सारे स्टूडेंट्स, हिना बहन आपका परिवार, है ना, काकी काका, बिल्कुल, है ना। मुझे लगा नहीं, सहज के कारण मैं थोड़ा सा नहीं उस तरीके से प्रस्तुत हो पाई जैसे मुझे उतना अवेलेबल होना था, लेकिन मुझे अपनी ही कमी नहीं खल रही है ना। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डी.वोक के स्टूडेंट्स, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे डी.वोक के फैकल्टी, वीरा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग हैं ना प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से इसमें अपनी भागीदारी को स्थापित किए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खूब खूब धन्यवाद शालिनी दीदी, हमको हर हमेश हमारा जीवन में, हमारा कार्य में मार्गदर्शित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा कार्यक्रम को आगे लेके जाने के लिए। और किसी को यहाँ चिट्ठी लिखने का अवसर नहीं मिला हो, लेकिन ये अवसर की अपेक्षा हो, तो कृपया आप खड़े होकर यहाँ पर अपना प्रतिभाव दे सकते हैं। अगर किसी का दिल में ऐसा कुछ भाव प्रकट हो रहा है, आइए भिखा भाई का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जय गौ माता। मंचस्थ महानुभाव, सभी संस्था के आयोजक और मेरे किसान भाई बहनें, आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत है, नमस्कार। 4 दिन से हम ये शिविर में आए हैं, मानो कि स्वर्ग में आए हैं। हमारा घर बार सब कुछ भूल गए, बस यहीं स्वर्ग ऐसा लगता है। और जब से हमने प्राकृतिक खेती तो हम कर रहे थे, लेकिन आवर्तनशील खेती का जो
हमने ये अभ्यासक्रम सब पढ़ा, तब से तो हमने यही मान लिया, ध्यान लिया कि ये पूरी प्रकृति ही हमारा जीवन है और इसमें ही हम बड़े होते हैं। तो ऐसा अवसर हमको आज ही मिला है। ये आवर्तनशील खेती और इसके साथ जीवन विद्या का संगम, और हम सभी मानो ये हमारा त्रिवेणी संगम हो गया है। किसान भाइयों बहनों, अब हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी हिस्सेदारी बनती है कि हम अपने घर पे जाके, अपने गांव में, अपने समाज में ये आवर्तनशील खेती का प्रयोग शुरू करें और दूसरों को ये ही बताएं कि हमारा जीवन कैसा रहेगा, कैसे हम जिए, हमारे साथ ये पूरी प्रकृति का संतुलन कैसे बना रहे, यही हमें जाके बताना है। मानव क्या नहीं कर सकता, सब कुछ हमारे हाथ में है और हमारे साथ ये पूरी प्रकृति है, हमारा पंच तत्व हमारे साथ हैं, सिर्फ उसको समझना है और अपना है। किम न करोति पांगुलम श्रमम, પાંગળો માણસ કયો શ્રમ નથી કરી શકતું, અને આપણે બધા आँख कान नाक जीभ त्वचा हाथ पग सब कुछ परमात्मा ने प्रकृति ने दिया हुआ है। तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है, हम मानस थे ये खेती करके मानस से आगे दिव्य मानव की ओर प्रयास करें और करें। धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભીખાભાઈ ગોળ, ખૂબ સરસ પોતાના પ્રતિભાવો વ્યક્ત કર્યા અને આપણે માર્ગદર્શિત કર્યા. ખૂબ ખૂબ આભાર. કોઈને હજુ પણ કંઈક કહેવાનો, પ્રતિભાવો આપવાના બાકી હોય તો અત્રે ઉપસ્થિત થાય. गाय माता की, भारत माता की। हम तो परम पूज्य जेवा प्रेमचंद जी, मनोज भाई जे आ संस्था ने आटली बधी डेवलप करीने अमे तो पहला पायाथी हार्या छीए पण एक धारा आमां रह्या छीए। अमारा दीक्षित भाई, हितेश भाई बधाने एवुं हतुं के प्रफुल्ल भाई आ शिबिर लाव्या छे एवुं बधाना मनमा एवुं हतुं, अमारो जे प्राकृतिकवाळा बधाने। पण आ जोर तो शालिनी बेने कर्युं हतुं, पण अમને તો એણે પકડાવી દીધું કે આ પકડો તમે, એટલે અમે એને પકડી લીધું અને એમાં કારણ કે આ જીવ તો અમારો ખેડૂત નો હતો એટલે મેં પહેલી શિબિર જીવન વિદ્યાની ભરી ત્યારથી મને ઝટકો આવ્યો હતો. ખરું હું ઘણું મોડો થઈ ગયો છું આમાં, એટલે સતત શિબિર રાખી. જે સમજી ગયા અમારા ડીકે રથવીજી તો પરબાર સમજી ગયા, પરબારી અમને એક શિબિર તો દઈ દીધી પાટણની, અને અમે પહેલાં વહેલા થતા તોય પણ અમારી શિબિરો બહુ સરસ ગઈ. ઘણી શિબિરો કરાવી, પણ એથી અમે પાછી જ્યારે આ શિબિર ભરી આપણે સાર સત્રની, તો એથી પણ આગળ મજા આવી. ખરું આ તો હજી કાંઈક આગળ છે. પણ આખા ભારતનું એક સંમેલન બાંદા હતું, અને બાંદા અમે ગયા અને એ જોયું ને વાત સાંભળી, અને પ્રેમચંદજીનું આખું જે યુનિટ જોયું ત્યાં ખબર પડી ખરું આ તો કંઈક છે, આ ખેતી આમાં પડવા જેવું છે. અને આ લાસ્ટ છે એવું મને લાગ્યું કે છેલ્લું અત્યારે શીખવામાં છેલ્લું છે એવું લાગ્યું. એટલે હું સતત દીક્ષિતભાઈને હિતેશભાઈને કીધા કરતો હતો, પણ મને લાગે છે કે આ ક્રાંતિ મહિલા જ કરી શકશે એવું અમને લાગ્યું. આ બે તો હજી પૂછે ને કરે ને એમ કરતા હતા, આ તો આને ઊભું કરી દીધું. એટલે આ ક્રાંતિ મહિલાથી થશે. હવે પછીની શિબિરમાં બધા કપલ સાથે બે માણસે જ આવવું, એવો સંકલ્પ કરી લેવો.
તમે હવે ઘરને નહીં છોડો તો આ દેશ નહીં બચે, આ રાષ્ટ્ર નહીં બચે. મનોજભાઈ તો એવું કહેતા હતા કે આ લડાઈ જ આપણું બધું લગભગ પૂરું કરી દે છે. તો એ લડાઈને સામે કોણ બચાવી શકશે? તો આ પ્રેમચંદજીનું આખી વિદ્યા જે આપણે જોઈ, આવર્તન ખેતી, માનવતા, ખેતીમાં માનવતા, એ જ આપણને બચાવી શકશે. એટલે હવે અહીંયા જેટલા આવ્યા છો એ અંદરથી સંકલ્પ લઈ લ્યો કે આને કાંઈક આગળ આ લઈ જવું છે. અમે અમરેલીના અમારા ભીખાભાઈ પટોળિયા છે ને અમારા 2-3 ભાઈઓ એ છે, અમારા એક મનસુખભાઈ ક્યાડા છે. મેં પૂછ્યું કે અહીંથી કાંઈક લઈને નહીં જાય તો શું કરશું? તો મેં કીધું અમારે અમરેલીમાં સૌરાષ્ટ્ર વિભાગનો એક વર્ગ રાખવો છે. તો એ બધાએ લગભગ હા પાડી દીધી છે મને. અને અમે એક અમરેલીમાં અમે પ્રેમચંદજીને વાત કરી. મેં કીધું વેકેશનમાં તમારે એક ફેરું ધક્કો તો થશે. એ કે હું ટીમ લઈને વાપીસ આ જાયંગે અમરેલીમાં. તો એક અહીંથી અમે એક સંકલ્પ લઈને જઈએ છીએ. અઠવાડિયામાં જ અમે લગભગ બહુ મોટું પાયો કરીને અમે એક અમરેલીમાં સૌરાષ્ટ્ર વિભાગનો 400-500 લોકોનો એક વર્ગ થઈ જાય એવી અમે ગણતરી કરીએ છીએ. તો કારણ કે આને મોડું કરવા જેવું નથી કે બા આવતી થાય જોવું, એવું કરવા જેવું નથી. આ સમજાય છે ને? જાગ્યા ત્યાંથી સવાર જેટલી ઝડપથી થાય. મેં તો સંકલ્પ અમરેલી લીધો સૌરાષ્ટ્ર વિભાગનો, ન લઈ શકે બનાસકાંઠા એવું કાંઈ છે નહીં. એ લોકો પણ લઈ શકે, સમજાય છે ને? આમાં તો અમારું પાટણ એ લઈ શકે, બધાએ લઈ શકો. અંદર કાંઈક સંકલ્પ કરશો તો ઈશ્વર રસ્તો બતાવશે. કારણ કે આને પકડનારા, અમે કાલ રાતે બેઠા હતા, મેં કીધું આનું ખર્ચ શું થાય ને આ બધું માથે પડશે. અમે રાતે વિચારતા હતા, પણ એવા રસ્તા જેડા રાતે હિસાબે થઈ ગયો. રાતે ક્યાંથી ભેગા કરો એ નક્કી થઈ ગયું. નકર આવું બને નહીં. અમે તો થાકી રહ્યા છે ઘણી ફેરું. અને આખું આયોજન થઈ શકે છે. એટલે તમે કરશો તો ક્યાંય નડશે એવું મને લાગતું નથી. આ વર્ગમાં પણ એવું છું. મેં કીધું ભાઈ મનોજભાઈને આપણે જાય છે, એ તો આ બધા રીતે હાથ પાડતા ગયા. એક મને એવો ચમત્કાર દેખાણો, કારણ કે આ ગરમીમાં હાડું પતરા હેઠે બેહવું તો શું કરવું? તો અમારા હિતેશભાઈને ક્યાંક ખૂજ્યું એ કે ઓલા કુલરો લાવીએ. હવે કુલરનો ખર્ચ થાય ઝાઝો, સમજાય છે ને? વ્યવસ્થા ઓછી હોય ને ઝાઝો કુલર કેમ કરો? પણ એને આ ઓલી શું કહેવાય, હા, પોરસનું દેખાઈ ગયું, હાવ થોડામાં પતી ગયો. મનોજભાઈ કે એ અમારા કાયમી થઈ ગયું, હવે અમારા અહીં દખ જ ન થાય. સમજાય છે ને? એટલે આના રસ્તા પણ કેવા સરસ રીતે જડી જતા હોય છે. તો આ કામ એટલું બધું સરસ છે કે ક્યાંય અડચણ નહીં પડે. એટલે મને લાગે છે કે આ 4 દિવસમાં જે કાંઈ મગજમાં ઉતાર્યું છે, મને સાચો રસ્તો દેખાતો હતો. તમે આમ હલતા હતા ને એની સામે તમને ખબર પડી જતી હતી કે આમ હવે અંદર ઉતરવા માંડ્યું છે. નકર તો કે આ શું બોલે છે, શું કરે છે? પણ તમને ઉતર્યું છે એ દેખાણું છે. અમારા હિતેશભાઈ જુનાગઢથી ને જે છે એ કલ્પનાની, અમારા સોલંકીજી છે, આ બધું એટલું બધું ઉતર્યું છે કે એની કલ્પનાની. અમારા લાલજીભાઈ છે ને, મેં એને રસ્તા બધા મેં કીધું કાંઈક કરજો આ બધું આગળ વધારવાનું. તો આપણે બધા સાથે મળીને એક બહુ મોટું કામ આને ઉપાડવું છે. એટલું ઝડપથી ઉપાડ્યું છે. અમે પાલેકરજીને જ્યારે ઉપાડ્યા, ખબર છે, પાલેકરજીની શિબિરમાં અમને આ હિતેશભાઈ જોડ્યા અને પહેલી શિબિર અમે લીધી ત્યારે અમને હતું 200-500 થશે. અને એને બદલે મને આ બધીથી ફોર્મ આવવા તો 1800 ફોર્મ આવ્યા. 1800 આવ્યા તો અમારે ભારેથી વ્યવસ્થા કરવી પડશે. અને જેથી આવી ગયા બધા વગર ફોર્મે તો 3200 લોકો આવ્યા. અને 3200 લોકોની શિબિર ભરી. મેં કિસાન સંઘને કીધું કે હવે આને પકડી લ્યો. તો અમારા અમુકને ભાઈઓને થોડા મગજ ઓછા હતા એટલે એને પકડ્યું નહીં. તો મેં કીધું અમારે તો હવે પકડવું છે, અમારે આને મૂકવું નથી. બીજી શિબિર અમે કંડોણા રાખી, ત્રીજી વડોદરા રાખી, ચોથી બનાસકાંઠામાં અમે ડીસામાં રાખી. એટલે શિબિર પછી વધતી ગઈ. છેલ્લી શિબિર અમે અમદાવાદમાં રાખી. 13,000 ખેડૂતો આવ્યા. 13,000 7 દિન સુધી 13,000 કિસાન. 500 રૂપિયામાં 7 દી 13,000. કોને ખબર ક્યાંથી બધું આવી ગયું નહીં, એવી જામી છે શિબિર. પણ મને લાગે છે કે એનાથી આગળ આ શિબિરને લઈ જવા જેવું છે. કારણ કે હવે મોડું કરવા જેવું નથી. આ શિબિરને એનાથી આગળ લઈ જાવ. કારણ કે એ બધી શક્તિ તમે જો ઊભી કરશો તો થશે, એકલાથી તો નહીં થાય. તો આ કામ બહુ મોટું આપણા હાથમાં આવ્યું છે. મનોજભાઈને હવે અમારી આખી ટીમ થઈ જાય છે, સમજાય છે ને? હવે અમે ક્યાંય નોખા નહીં પડી અને લગભગ આને ઉપાડી લેશું એવું અમારી કલ્પના છે. તો આ કામ છે. અને
ભાગીદારીથી આ બધું ભાગીદારીથી કરશું, કારણ કે હવે અમારી ટીમ નોખી ન પડે, કારણ કે અમારે આ પીડ લાઈફ ને આ બધી ભેગી થઈ ગઈ ને, એ નોખા બધા પગ ખેંચતા હતા ને એ બધું સરખું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આને બહુ જમાવીએ ખેડૂતોને, કારણ કે કૃષ્ણએ જો પાછું એવું છે, મેં અમરેલીમાં શિબિર લીધી એટલે કોઈને ઓલું ન લાગે. મને એવું લાગ્યું કે શિબિરો બધે કૃષ્ણ વખતે થઈ, પણ કૌરવોને મારવા પડ્યા, પૂરા કરી દેવા પડ્યા, પણ એની ક્રાંતિ તો હાલી પોરબંદર અહીંયા દ્વારકાથી જ આવી, સમજાય છે ને, સૌરાષ્ટ્રના ખૂણામાંથી જ આવી છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને જન્મ સપૈયામાં લીધો, પણ હાડું કોને ખબર, એને હાડું અહીંયા સૌરાષ્ટ્રમાં માંગરોળમાં આવવું પડ્યું છે. અને પ્રેમસિંહજીએ મને લાગે છે જન્મ તો ભલે ઉત્તર પ્રદેશમાં લીધો, પણ એનો પણ મને લાગે છે પ્રવાહ છે એ સૌરાષ્ટ્રમાંથી જામશે. એટલે કહેવાનો મારો આશય છે કે આ ભૂમિ એવી છે, આખા જગતને આ તારે છે. ગાંધી લડત તો હાલતી હતી અંગ્રેજોને તગડવાની, પણ જ્યાં સુધી પોરબંદરવાળા ન ભેળ્યા ત્યાં સુધી મેળ આવતો નહોતો. એટલે આ આખી એક ભૂમિમાં એ રસ છે, તો એને આપણે, એટલે મેં અમરેલીમાં લઈને મેં કીધું આ વિભાગ ઊભો થાય ને તો આ બધી થાય. કિસાન સંઘ અમારું અમરેલીમાં આવ્યું, અમરેલીમાં સાબરકાંઠાની બધા આવ્યા અમરેલીમાં, અને અમરેલીમાં જ ઉપડ્યું, કોઈ બીજું સૌરાષ્ટ્રવાળું ઊભું ન થાય. પછી અમરેલીએ આખા સૌરાષ્ટ્રને જીપું લઈને જઈને જાગૃત કર્યું હતું, કારણ કે એવું જાગ્યું તો એની કલ્પના જ નહીં, એવી સભાઓ એવી તોફાનો કરે એની કલ્પના જ નહીં. તો હવે ક્રાંતિનો સમય આવી ગયો છે, સાચી ક્રાંતિનો સમય, એટલે આપણે આને ઉપાડી લઈએ. તમારા બધાના દિલમાં ખૂબ ઈશ્વર પ્રગતિ કરાવે, સમજાય છે ને, આવર્તન તમારા શરીરમાં જાગી જાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને મારી વાત પૂરી કરું છું. ગાય માતા કી, ભારત માતા કી. ખૂબ સરસ, ઉત્સાહજનક અને પ્રેરણાસ્પદ અમારા છે જ, અને એવું સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું. અને દાદા, તમે જે પણ સંકલ્પ કરશો અમે ઝીલવા માટે તૈયાર છીએ, ખાલી બસ સંકલ્પ કરીને આગળ વધો. અને છેલ્લા 40 વર્ષ થયા સતત અને અવિરત ખેડૂતોના હિતમાં, ખેડૂતોના કલ્યાણમાં, અને ખેડૂતનું જીવન ઉદ્ધાર કેમ થાય, એના જીવનમાં સમૃદ્ધિ કેવી રીતના આવે, આના માટે પ્રયત્નશીલ હતા જ. પણ હવે આ એક સરસ આખી વ્યવસ્થા અને એક શિક્ષણ મળી ગયું છે. આદરણીય એ નાગરાજજી બાબાના જે પણ વિચારો છે એ ખેડૂતના જીવનમાં અને અમારા પરિવાર સુધી આવી ગયા છે, અને ચોક્કસપણે આમાં ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહ દરેકના જીવનમાં ભરાઈ જશે. ખૂબ ખૂબ આભાર દાદા. જેવી રીતના અમે હું ને રમા સતત સાથે હોય છે, તેવી રીતના દાદા ને બા પણ સતત સાથે હોય છે. બાએ ઘણી વખત મને આ બાબતની વાત કરી, અને બા અત્યારે બોલ્યા નથી, પણ બાને હું વિનંતી કરું કે તમે પણ બે શબ્દ અહીંયા બોલો, તો બાની જે ક્વોલિટી, નેતાગીરીની ક્વોલિટી જેવી આપણને જાણવા મળે. જોરદાર તાલીથી બાનું સ્વાગત. गौ माता की, भारत माता की. અમે જ્યારથી સાથે જોડાયા બધાને નમસ્કાર, સ્ટેજ ઉપર બેઠેલાને અને દરેક ભાઈ બહેનોને. જોકે બહેનોનું તો કહેવા પણ છે નહીં, ભાઈઓ બધા વાંઢા જ ભેગા થયા છે. ભાઈઓ, તમને હું કહું છું, એ તમને ખોટું કે હસવાની વાત ન કરો. જ્યારથી મારા લગ્ન થયા પછી ફક્ત 5 વર્ષ પછી જ અમે ગાયત્રી પરિવારનું કામ શરૂ કર્યું. તો એમાં પણ દરેક જગ્યાએ કેટલા યજ્ઞ, અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં દરેકમાં રસોડાની એટલી મોટી મોટી જવાબદારીઓ લીધી, અને એટલા યજ્ઞોમાં એટલા કાર્ય કર્યા. 10 વર્ષ અમે ગાયત્રી પરિવારનું ખૂબ જ કામ કર્યું. ત્યાર પછી રામ શર્માજીના આશીર્વાદથી જ એમણે જ કીધું હતું કે ગાયત્રી પરિવારનું કામ કરવાવાળા તો ઘણા બધા મળશે, પણ ખેડૂતોનું કામ કરવાવાળા કોઈ નથી. તો તમારે હવે કિસાન સંઘમાં, ત્યારે કિસાન સંઘની શરૂઆત હતી, એટલે અમે પૂછ્યું ગુરુદેવને કે ગુરુદેવ આ શું છે એમ, ગાયત્રી પરિવારમાં અમને આ ખેડૂતોનો કંઈ, મને કે તારે એ જ કરવાનું છે. ત્યારે હું 1 મહિનાની શિબિરમાં હરિદ્વારમાં હતી, અને ત્યારે મેં હરિદ્વારની અંદર એ શિબિરમાં મેં રામ શર્માજીને લીધી, અને મારી પછી 1 બહેનો એ ગયા હતા, એણે પણ ત્યારે, અને કિસાન સંઘનું કામ અમે જ્યારથી કર્યું ત્યારે અમે
શરૂઆતમાં અમારી પાસે ગાડી નહોતી, અમે બંને મોટરસાઇકલનો પ્રવાસ લઈને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાય ગામડાઓમાં અમે મોટરસાઇકલ લઈને પ્રવાસ કર્યો છે. અને ત્યારે હું જાતી, દિવસે ખેતીનું કામ કરતા અને સાંજે અમે જાતા. ઘરે કામ કરવાવાળો કોઈ નહોતો. મારા સાસુની ઉંમર ખૂબ મોટી હતી, તો ઘરનું બધું કામ કરીને પછી હું જતી હતી. અને ત્યાર પછી અમે આ એક પછી એક જોડા અત્યારે અહીંયા પહોંચ્યા છીએ. અત્યારે હવે હું ઘરે રહું, હજી અત્યારે હું પ્રવાસમાં સાથે હોઉં છું. તો ભાઈઓ, કોઈ દિવસ ભાઈઓથી એકલાથી કામ થતું નથી. જ્યાં સુધી બહેનોનો સહકાર ન મળે, કે બહેનો સાથે તમે ન જોડો, અને બહેનોને એમ જ કહો કે બહેનો ઘરમાં જ હારા, એને કંઈ બહાર નીકળવાની જરૂર નથી, એવું નથી. રથના બે પૈડા જો સરખા ન હોય ને તો ગાડું કોઈ દિવસ બરાબર ના હાલે. હું દરેકને એ જ કહું છું કે હવે ક્યારેય બહુ એકલા આવવાનો પ્રયાસ ન કરો, પણ બહેનોને તમે જોડે લાવો. તમારા દીકરાને લાવો, દીકરાની વહુને લાવો, તમારી દીકરીઓને લાવો, ગમે એને, પણ ક્યારેય એકલા આવવાનો પ્રયાસ ન કરો. દરેક વખતે બહેનોને પણ તમે સાથે લાવવાની કોશિશ કરો. મારી રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની જવાબ હતી ને, ત્યારે દિલ્હીના સ્ટેજ ઉપરથી પણ હું આવું જ બોલી હતી કે ભાઈઓ બધા આવું શું કરો છો એમ. એટલે જવાબદારી જો નિભાવવી હોય તો બંને સાથે નિભાવવી જોઈએ. એકલાને ધક્કા ન મારી દેવા જોઈએ. ભારત માતા કી જય. મને ગુજરાતની જવાબદારી દીધી, આણે લઈને રાષ્ટ્રીય જવાબદારી લઈ લીધી. હવે મારે ત્યાં સામું બેસવું પડે, સમજાય ને? રાષ્ટ્રીય જવાબદારી હોય એટલે મારે તો ત્યાં એની સામું બેસવું પડે. પણ ઈશ્વરે એમ કે એટલી ક્રાંતિ સર્જેલ, મહિલા કેટલી ક્રાંતિ સર્જે એનો આ દાખલો હું દઉં છું કે હું હારે લઈ ગયો તો હું છું, તો એણે આખા ભારતનો પ્રવાસ કર્યો હશે. પણ એ એકલાએ પછી તો કરવો પડે, એને તો જવાનું રાષ્ટ્રીય જવાબદારી મારી તો ગુજરાતની જ ખાલી હતી. પણ નારી કાંઈક કરી શકે, અને આ ક્રાંતિ નારી સર્જવાની છે. અમે હમણાં વર્ગો લીધા, 450 વર્ગ લીધા સખી મંડળના, અને લીધા ત્યારે ખબર પડી કે હળું આમાં જ અમે તો ભાઈઓનો વર્ગ લઈ તો અડધા વયા જાય. જો આમાંય ઘણા રફુશંકર થઈ ગયા, ભાઈઓ વયા જ જાય. પણ અમે બહેનોના જે વર્ગ લીધા, એક ગઈ તો નથી, પણ અમને એમ જો આને જવાબ કેમ દેવા. એટલી બધી ક્રાંતિ સર્જક મહિલામાં શક્તિ છે. જો તમે એને આગળ નહીં લાવો તો આ ક્રાંતિ સર્જવાની નથી. એ વાત એની છે, સાચી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર દાદા. હવે આદરણીય પ્રેમસિંહ ભૈયાને વિનંતી કરી કે આશીર્વચન આપે, અને પછી આપણે ભૂમિપૂજન કરી અને બધાને અને સર્ટિફિકેટ વિતરણનો કાર્યક્રમ આગળ વધારશું. પ્રેમસિંહ દાદા જી. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आने के लिए जो माहौल बनाया सालनी बहन और हिना बहन ने, जनक भाई ने, इसके लिए मैं इनके प्रति आभार महसूस करता हूँ कि आप लोगों के सामने आने के लिए इन्होंने मनोज भाई से मिलकर अपना क्या रूपरेखा रची मुझे पता नहीं. दूसरा, मनोज भाई का ये जो साम्राज्य सिद्धि है, यह हमारे लिए, हम नहीं, इनसे हम परिचित बहुत दिन से थे. मेरे ख्याल से ओफाई में थे हम लोग एक साथ, ओफाई में हम लोग एक साथ थे. इस समय ओफाई का सेक्रेटरी राष्ट्रीय मैं ही हूँ. उस समय मनोज भाई, मुझे याद ऐसे पड़ता है या गुजरात चैप्टर देखते थे या कुछ ऐसा था. हाँ, गुजरात की जवाबदेही थी, तो तब से परिचित थे. लेकिन मैं इस रूप में मनोज भाई के बारे में नहीं जानता था. मुझे सालनी जी ने ही इस बारे में बताया कि उनका एक बहुत विशाल, बृहद और गहरा चिंतन है किसानी और कृषि संस्कृति के संदर्भ में. तो मेरे मन में तभी इच्छा जागृति हुई कि उसको भी हमें देखना समझना है. मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसा उनका भाव है वैसे ही उनकी उपलब्धि है, और मुझे लगता है उसी वजह से आवर्तनशील खेती यहाँ आ पाई है. तो यहाँ आने पर दादा का दर्शन होना हमारे लिए जैसे एक उपलब्धि की तरह है. मैं अभी तक के अपने जिन प्रयासों के उपलब्धि के रूप में मानता हूँ, उसमें दादा से भेंट होना, उनको अपने सानिध्य में पाना, ये मेरे लिए निश्चित रूप से जीवन की उपलब्धि है. मनोज भाई के नज़दीक पहुँचना. एक चीज़ मेरे मन में है, हालांकि उसका लिखित प्रमाण छोटा छोटा है. जब भारत था,
125 से अधिक देशों में बटा हुआ भारत था। कृष्ण के मन में जो आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी वह ब्रज में जब उसके गांव में टैक्स लेने के लिए लोग जाते थे तब से बनी थी वो। उस समय का टैक्स दूध दही घी मक्खन होता था। उस समय तो पैसा चलता नहीं था। दूध दही घी मक्खन बच्चे भूखे रहते थे और वो लेके चले जाते थे। ये बात कृष्ण को समझ में नहीं आती थी बालपन से। उसने वहाँ से विरोध शुरू किया कि ये तो हमारा खाना है, ये क्यों इनको तुम लोग दे देती हो। तो उन्होंने कहा ये टैक्स है, राजाओं के लिए जाता है। क्या करते हैं राजा? हमारी रक्षा करते हैं, सेना रखते हैं। हम तो अपनी रक्षा करते हैं, सांप से, बिच्छी से, भालू से, बंदर थे। उस समय तो बहुत जंगली जानवर थे, ये तो हमें बचाने नहीं आते हैं। इनको मत दो, हम कर लेंगे रक्षा। और बाहर से कोई आएगा उससे भी रक्षा कर लेंगे, यार हमारा पेट तो मत छीनो। ये बात उनको समझ में नहीं आई। उन्होंने मटकियाँ तोड़नी शुरू की, अपनी गैंग बनाई। रास्ते में उस समय धातु का प्रचलन नहीं हुआ था, मिट्टी के बर्तन में जाता था, मिट्टी के बर्तन तोड़ डालते थे। अपने घरों में ही उनको देने के पहले चुरा लेते थे। उसको इस रूप में व्याख्यायित किया गया, ये बाद में व्याख्या करने की कमी है। वह आंदोलन स्वराज्य का आंदोलन था, उसका बीज स्वराज्य का बीज था। अब वहाँ से वह क्रांति चली और ऐसा संगठन बनाया उसके, चूँकि मैं उसी इलाके से हूँ, किसान शब्द किसना, कृष्ण शब्द तो संस्कृत वालों का दिया हुआ है, असली नाम तो उसका किसना है। तो किसना के फॉलोअर होने के कारण ही हम किसान कहलाते हैं। और इस देश में खेती की शुरुआत का व्यक्ति ही किसना है, जिसके बड़े भाई माने बलदाऊ ने हल का आविष्कार किया और खेती सिखाई। तो खेती की परंपरा आज से 5200 साल पहले किसना ने ही डाली। उनका फॉलोअर होने के कारण ही हम किसान कहलाते हैं। और ऐसा संयोग हुआ कि वह धीरे धीरे अपने उस आंदोलन को बढ़ाते बढ़ाते उसी ने पहली बार गोबर को धन कहा। गोबर ही धन है, दूध नहीं है, घी नहीं है, गोबर धन है। क्या होता था, पानी बह के निकल जाता था यमुना में। उनका जिस इलाके से वो आते हैं वो यमुना के किनारे है। इसी तरह की मिट्टी है, पानी बरसा, जितना ऊपर का उपजाऊ है बह के निकल गया। उसमें गोबर डालने से पानी सोखने की क्षमता वृद्धि होती थी। मेड़ बनाओ, गोबर डालो, गोबर ही तुम्हारा धन है। इस बात से खेती की शुरुआत हुई। ऐसा संगठन तैयार हुआ कि इसकी सूचना कंस को पहले उसने वहीं गांव में दबाने की कोशिश की। जब वो वहाँ नहीं दबा पाया तो उसने बड़े बड़े लोगों को भेजना, सेनापतियों को भेजना शुरू किया। और ऐसा संयोग हुआ कि जितने बड़े सेनापतियों को कंस ने भेजा वो उतनी ही और सांगठनिक शक्ति से उसका सामना किया। और ऐसा संयोग हुआ कि कंस से युद्ध नहीं हुआ। कृष्ण के वहाँ पहुँचने के पहले कंस स्वधाम सिधार गए और जाके कभी भी कृष्ण राजा नहीं बना। वह केवल उस राज्य में पहुंचा, चूंकि उसको राजकाज का विरोधी था। वो ग्राम स्वराज्य का बीज डालना चाहता था। तो उसने देखा, अरे मैंने तो मथुरा में कर लिया, अभी तो मेरे आस पड़ोस और पूरे भारतवर्ष में सभी राजा इसी तरह से टैक्स ले रहे हैं, किसानों को से छीना झपटी मचा रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो उसने राजाओं के बीच में काम करके सभी राजाओं को धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इकट्ठा किया। धर्म माने होता है व्यवस्था। कुरुक्षेत्र में व्यवस्था स्थापना की दृष्टि से समवेता युजुत्सवा, वहाँ पर युद्ध की इच्छा नहीं, उसका एक अर्थ है वाद विवाद भी उसका युजुत्सवा का मतलब होता है। वाद विवाद अर्थात शास्त्रार्थ करने के लिए कि हम एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं ताकि इस देश से सभी लोगों का संकट खत्म हो जाए, सभी राजाओं का एक ही संविधान।
और वहाँ पर जब कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तब भारत से महाभारत बना। और उस महाभारत की सीमा गंधार से लेकर, माने आज के अफ़गानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ अटक से लेकर कटक तक एक ही प्रकार की संस्कृति। यदि किसी के आँख में पट्टी बांध दी जाए, वही उसे न बताया जाए कि वह कहाँ पर है, भाषाओं का ध्यान न हो, अतिथि संस्कार आपको एक जैसा मिलेगा। अफ़गानिस्तान से ले, चाहे जितने धर्म बदले हों, चाहे जितनी जीवन पद्धतियाँ बनी हों, 3 चीज़ें पूरे कॉमन आपको आज भी पूरे उस अखंड भारत में मिलेंगी। अतिथि सत्कार हर किसान के पास है, चाहे वो कश्मीर का रहने वाला हो, अफ़गानिस्तान का रहने वाला हो या कन्याकुमारी का रहने वाला हो। माता पिता की सेवा और अतिथियों का सत्कार, ये सब जगह एक तरह का। दूसरा काम कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन के ये हुआ कि प्रदेश में चाहे जितनी सीमाएं हों, किसानों के लिए कोई भी बंधन, कोई भी क्या कहते हैं, माने आने जाने में रोक नहीं रहेगी। यह कॉमन चीज़ तय हुई। तीसरी कॉमन चीज़ उस युद्ध में तय हुई, उस महाभारत में, कि टैक्स के रूप में वही लिया जाएगा जो वो पैदा करते हैं। ये 3 चीज़ें कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन में तय हुई, तब जाके भारत महाभारत बना। आज भी 1947 के पहले कौन कल्पना कर सकता था कि 500-600 रियासतों में बटा हुआ ये देश एक देश कैसे हो गया है? एक संविधान से, वल्लभ भाई पटेल से नहीं, एक संविधान के स्वीकारने से। तो एक संविधान ने हमको एक देश बना दिया। तो कितना सरल सा सूत्र है कि अगर हम संविधान माने एक नियम जितने एरिया के लोग स्वीकार कर लेते हैं, वही हमको एकता देता है। ये सूत्र निकल गया। तो जब वहाँ महाभारत में ये तय हो गया तो लोगों ने पूछा कि कृष्ण तुम ये तो बताओ, हमको तुमने लड़ा के मार डाला और पूरे 120-25 राजाओं की तुमने ऐसी तैसी कर दी, किसी के पास कुछ बचा ही नहीं, आप करें क्या? क्या चाहते हो? कोई मॉडल है क्या तुम्हारे पास? तो उसने उसके पहले ही यहाँ पर सौराष्ट्र नाम की जगह में अपने एक लंगोटिया मित्र जिसका नाम सुदामा था उसको भेज चुके थे और यहाँ पर ग्राम स्वराज्य का एक बेहतरीन प्रयोग सौराष्ट्र में खड़ा किया। तो बिल्कुल सही बात है। कृष्ण से जब पूछा कि कहीं पर कोई ऐसी जगह है अगर कि हम अपनी उस तरह का हम अपने देश में बनाना चाहें, तो वो सौराष्ट्र हुआ। आज भी उसका संकेत यह है कि पूरी दुनिया में संयुक्त परिवार की प्रथा आज भी वहाँ जीवित है। दुनिया भर से टूट चुकी है, लेकिन सौराष्ट्र में अभी भी संयुक्त, और उसका संकेत यहाँ भी मैं देखता हूँ, साथ में खाना खाना। तो यह निश्चित रूप से क्रांति के फैलने की भूमि है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत्र निकल जाना चाहिए। फैलाना तो गुजरात से ज़्यादा उर्वरता फलद्रुपता तो पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। यहीं से गांधी निकले, यहीं अभी मोदी जी हैं, यहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल निकले, यहीं से जो भारत का जो हम इतना सुंदर स्वरूप देखते हैं, जैसा भी देखते हैं, उसके रचनाकार तो ज़्यादातर यहीं से निकले हैं। तो निश्चित रूप से यदि विचार में पूर्णता होती है तो फैलती है, नहीं होती है तो नहीं फैलती है। यदि विचार में पूर्णता है तो निश्चित रूप से फैलेगी। तो मैं इसके लिए आपके उस संकेत को और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए कह रहा हूँ कि इस धरती में अगला काम, धरती में, भारत में नहीं, यदि कोई शेष है तो वो व्यवस्था का ही शेष है। व्यवस्था का मतलब जहाँ हर व्यक्ति को बिना ऊर्जा के खर्च किए, बिना पैसे के न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन के अवसर और विनिमय की स्वतंत्रता मिल जाए, उसी को व्यवस्था कहते हैं। और यह भारत भर नहीं, पूरी दुनिया को इसकी प्रतीक्षा है। तो जो भी सोचें, अब ऐसा संभव मुझे नहीं लगता है कि अकेले भारत में ये होगा, पूरी दुनिया में ही होगा। और अभी इस समय की पूरी वैश्विक परिस्थितियों को देखिए तो आपको लगेगा कि सबको प्रतीक्षा है। वेनेजुएला को राष्ट्रपति को
दूसरे देश का राष्ट्रपति ऐसे उठा के ले गया जैसे बकरी छोड़ के ले जाता है। क्यों ले गया? बकरी चुरा के ले जाता है, ऐसे लेके चला गया। क्यों चला गया? पॉलिटिकल सिस्टम। क्या है पॉलिटिकल सिस्टम? पहले अपने देश के सारे अधिकारों को एक जगह केंद्रित किया कानून बनाकर, और फिर एक व्यक्ति में केंद्रित कर दिया। अब व्यक्ति को चुरा लिया, पूरे देश को चुरा लिया। यदि हम इसको डिसेंट्रलाइज कर दें, अब ईरान से क्यों नहीं जीत पा रहा है? क्यों नाक रगड़ा दिया उसने अमेरिका को? उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये पावर किसके पास है। जिसको भी मार देता है वो खटाक से दूसरी जगह चली जाती है। तो हमारा ऐसा एक राजनीतिक तंत्र, ऐसा व्यवस्था तंत्र जिसके एक आदमी के अपहरण से पूरा देश अपहरण ना हो जाए, उस तंत्र को विकसित करना आज समय की मांग है। आवर्तनशील खेती उसकी बेचता है। आवर्तनशील खेती उसका एक बीज है। तो मैंने सुबह मनोज भाई महाराज जी से के सामने भी एक प्रस्तुत किया था कि सबसे पहले प्रामाणिक व्यक्ति ही प्रचारक होता है। यदि प्रचारक प्रामाणिक नहीं है तो उसके प्रचार में खोखलापन लगता है। प्रामाणिक व्यक्ति प्रचारक हो, फिर धीरे धीरे उसके अंदर वैचारिक विचारक हो। विचारक माने समस्याओं को खोजने में, उसकी जड़ तक पहुंचने में सक्षम हो और समाधान देने में सक्षम हो। जब ऐसा व्यक्ति विधायक माने विधि में कैसे इसको स्थापित करें, अर्थात इसकी परंपरा कैसे बनाएं, इसमें माहिर व्यक्ति, जब चारों तरह के व्यक्ति जुड़ते हैं तब व्यवस्था बदलती है। और मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर सहज सुलभ लगती हैं। और मैं फिर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात तो कुछ नहीं है, विचार व्यक्ति के नहीं होते हैं। एक बहुत गलतफहमी है लोगों को ये सोचते हैं कि ये मेरा विचार है, ये तेरा विचार है, ये बाबा जी का विचार है। विचार इस अस्तित्व में समाये रहते हैं। हमारे अंदर उन विचारों को पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। तो सह अस्तित्व इस अस्तित्व का नियम है, उसको क्षमता संपन्न होना है। तो इसलिए न मेरा विचार है न तेरा विचार है, हम सबका विचार है। इस विचार तक पहुँचने की सबको क्षमता मिले, इस शुभकामना के साथ धन्यवाद। આપણે પ્રેમચંદજીને અને અહીંયા રામકૃષ્ણ સાંભળો, આ જે સંસ્થાનું નામ છે રામ અને કૃષ્ણ બેયને એણે ભેગા કર્યા છે. તો હું આગળ મનોજભાઈને એ જ વાત કરતો હતો કે તો પછી અહીંયાથી જ આપણે શ્રી ગણેશ કરીએ, ભલે નાના પાયે છીએ પણ આપણું ઓલામાં શું કહેવાય તમારું સંવિધાનમાં કિસાનનું નામ આવી જાય, કિસાન સંવિધાનમાં આવી જાય એવું શ્રી ગણેશ આપણે અહીંથી કરીએ મનોજભાઈ. કારણ કે આ એવી સંસ્થા છે, રામકૃષ્ણ છે અને સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતનો મેળાપ અહીંયા છે. તો આ કેન્દ્રને માનીને આપણે આગળ વધીએ એવું મને લાગે છે. તો એવો આપણે સંકલ્પ કરીએ, અમે કરીશું. एक बात जो एक संस्था इसमें जुड़ी है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, तो अभी हमें क्या है कि उसको सिस्टमेटिक शिक्षण में ले जाना है। शिक्षण में ही गलतियाँ है, तो शिक्षण ख़त्म होने वाला नहीं है, शिक्षण का अंदर का कंटेंट बदल दे। तो एक प्रयास जो यहाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूट का किया गया है, जो एक प्रैक्टिकल शिक्षण, जो भारत के अंदर आज आप देखोगे तो एक भी शिक्षण पद्धति नहीं है, किसान को किसान बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो वो सरकार तो जब करे तब करे, उसका प्रयास तो चल रहा है, मगर क्या हम कर सकते हैं? तो हमें ही अपने यहाँ आज नई एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें काफ़ी तरह के जो सहयोग सरकार की यूनिवर्सिटियों में कुछ छूट छाट मिली है, उसको आधार बना के अपने अपने ज़िलों में ऐसे कोई सोशल संस्था अपनी नज़दीकी यूनिवर्सिटी के साथ मिल के ऐसे वोकेशनल, ऐसी एक प्रैक्टिकल फार्म है तो वहाँ सिखाने वाला भी किसान है, उसको भी आज पदवी मिल रही है प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल की, तो वो आप दे सकते हैं कुछ पढ़े लिखे को जोड़ के। तो हमें ऐसा शिक्षण का भी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बात हम सब साथ में लेके जाए और उसकी दिशा में भी प्रयत्न करें।
सही बात है। ये तो माध्यम हो सकता है। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધા મહાનુભાવોએ સરસ રીતે આપણને આશીષ વચન આપ્યા. હવે આપણા આ પ્રોગ્રામને આગળ લઈ જતા જે પણ વિદ્યાર્થીઓએ અહીંયા 4 દિવસનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો છે એમને આપ સર્વે મહાનુભાવો વતી એક પ્રમાણપત્ર પ્રસિદ્ધ પત્ર બધાને આપવાનું છે. એના માટેની થોડી સૂચના हम लोग दे देते हैं. તો બધા પહેલાં ભૂમિપૂજન અહીંયા કરીને ભૂમિપૂજન કર્યા પછી આગળ બધા લાઈનમાં રહેશે. એક એક 2 મિનિટ કહી દે તો સમજા है तो चालू करो. અત્યારે चालू अभी जो यहाँ एक व्यवस्था रखी है तो हम अपने मिट्टी को हम माँ मानते हैं. हमारे वेदों ने बताया माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या. तो हमारा व्यवहार जो है आज मालिकीपन से हो रहा है उसके बजाय हमारा संबंधों से हो. हमारा व्यवहार धरती को माँ बोला है, नदी को माँ बोला है, गाय को माँ बोला है, तुलसी को माता बोला है. तो ये हम बोले तो हैं मगर वो भूल जाएंगे. तो फिर से वो संबंध जो हमारा टूट चुका है फिर से बने. पहले के ज़माने में किसान से पहले यहाँ धरती पुत्र बोलते थे किसान को. तो ये माता पुत्र का संबंध फिर से उजागर हो जो भूल चुके हैं. हम इसको मिट्टी का टुकड़ा मानते इसलिए उसमें जहर डालना हमारे लिए आसान है. अगर धरती को हम माँ मान लेंगे तो फिर जहर डालने का आपका कहीं न कहीं व्यवहार में सोच आएगी. तो ये एक हमारा व्यवहार बदले उसके लिए एक देश भर में अक्षय कृषि परिवार एक अभियान चला रहा है कि ये भूमि का पूजन हो. और भूमि का पूजन हर किसान हर संस्था अपने अपने बैनर पे अपने अपने स्थान पे ये चलाए. उसके लिए कुछ दिन भी तय अपने तरीके से कर सकते हैं मगर एक गाइडलाइन के तौर पे एक चैत्री शुक्ल एकम यानी अभी चैत्री नवरात्र है उसका पहला दिन गुड़ी पड़वा जो बोलते हैं वो धरती का उत्पत्ति दिन है यानी कि धरती का जन्मदिन है. तो उसका जन्मोत्सव के रूप में हम पूजा हर भारत में हर व्यक्ति हर संस्था करे. दूसरा है कि एक दिन ऐसा भी है अक्षय तृतीया जो किसानी का प्रारंभ दिन है. जो हमारी बारिश की जो खेती शुरू होती है सालाना खेती का प्रारंभ दिन है तो उस दिन को भी आधार बना के कर सकते हैं. तीसरा है कि हमारे यहाँ कभी भी अपना ऐसे कार्यक्रम होता है तब भी हम इसको आधार बना के पूजन का कार्यक्रम साथ में रखें. तो ये आज प्रतीकात्मक तौर पे हम सब पूजन भी करेंगे. पूजन इतना ही है कि हम भाव प्रकट करना है. इसमें मिट्टी भी है, कुंभ के अंदर जल भी है, उसके साथ में एक पौधा भी है और बगल में गाय भी प्रतीकात्मक है. तो हमें ये कुल मिला के प्रकृति का आधार है. तो हमें पंच महाभूत का जो हमें पूजन याद करना है. पंच महाभूत भी छूट गया है तो ये पूजन का एक हमारा भाव जागरण का कार्यक्रम है. और सबको पैम्पलेट दिया है अपने अपने एफपीओ में जितने भी किसान जुड़े हैं. तो ये कार्यक्रम हम अक्षय तृतीया को बड़ा से बड़ा करें और छापा में दे. लोगों को क्या है उसका मार्केटिंग भी करना पड़ेगा. हम मार्केटिंग नहीं करते हैं तो भी हमारा सही विषय चलता नहीं है. तो उसका कोई लोगों को बुला के उसमें संकल्प ले, भजन करे, कुछ पूजन करे, मिल के विचार करे, ये उसकी प्रक्रिया का भाग हो सकता है. आज हम सिर्फ प्रतीकात्मक करेंगे. आपके यहाँ वो आधा घंटे का एक कार्यक्रम बनना चाहिए. इस तरीके से एक अपील भी है. तो आप सब अभी पूजन करके फिर अपना लेके आज हम कुछ लेके जाए तो ये प्रसादी के तौर पे संकल्प के तौर पे कि आज से हमारा प्रकृति के साथ एक संबंध जो भूला है वो फिर से जोड़ रहे हैं. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મનોજભાઈ. ભૂમિપૂજનનું મહત્ત્વ શું છે અને આપણે કેવી રીતના ભૂમિપૂજન કરવાનું છે એનું આપણે વિગતવાર માર્ગદર્શન કર્યું. હવે રોનકભાઈ જેનું નામ બોલે એ ત્યાં લાઈનમાં ઊભા રહી જાય. નામ પહેલાં બોલી જશે એટલે 10-10 લોકો લાઈનમાં પાછળ ઊભા જ રહે અને એક એક જણા ઉપર જે ચટાઈ પાથરી છે એની ઉપર એક જણો જ આવે જેથી કરીને સિંગલનો ફોટો અહીંયા આવે. અને महानुभावों को नम्र विनती कि एक एक सर्टिफिकेट सबके हाथ में दे और सबका फोटो निकले और आगे बढ़े. और आज एक बहुत अच्छा खुशी का बात है मनोज भाई के घर पे एक पोत्री का जन्म हुआ है. अहल्या नाम है उसका. और आज अहल्या और हमारे जनक भाई और सारी दीदी के वहाँ पर हमारी छोटी सहज व्यक्ति भी आई है
तो इन दोनों के मान में आज सबको मिठाई भी देने वाले हैं। तो मनोज भाई को भी हम लोग खूब खूब बधाई देते हैं इसके लिए और शादी को तो सब भाई और बहनों जो ने ये शिविर पूर्ण किया है उसको सर्टिफिकेट इन चारों संस्थाओं की तरफ से हम लोग प्रदान कर रहे हैं। सब महानुभावों को जिसने हमको एक प्रशस्ति पत्र इनायत किया और हमको खुशी से भर दिया। और खास मनोज भाई के लिए खूब खूब धन्यवाद। आज उसके तरफ से हमको मिठाई का एक बॉक्स भी मिला है। अभी हम लोग आभार विधि के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रामकृष्ण ट्रस्ट, हमको उसका आभार का जरूरत नहीं है, लेकिन भी एक कृतज्ञता का भाव है। तो रामकृष्ण ट्रस्ट के पूरे टीम यहाँ पर आ जाए स्टेज के पास। रामकृष्ण ट्रस्ट की पूरी टीम, मनोज भाई, शैलेंद्र भाई, पटनी साहब, श्यामजी भाई, सफाई की जो टीम है आगे आ जाइए। आभार, खूब खूब आभार। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। પ્રેમસંગજી આપણે કીધું કે સંગઠિત થઈને જો આપણે કંઈ કામ કરશું તો ક્યાં સુધી પહોંચી જાય। આ એસપીએનએફ એસોસિएशन सर हमारा पूरा गुजरात के प्राकृतिक कृषि करते हुए किसानों का संगठन है। और ये पूरा जो बीड़ा लिया है, शालिनी दीदी ने बताया कि ऐसा करना है। एसपीएनएफ के हमारी जो कोर कमेटी है उसको हमने बताया कि ऐसा कुछ कर सकते क्या, और एक ही आवाज़ से हमको परमिशन दे दिया।
तो उसके लिए भी खूब खूब धन्यवाद है। इसके बाद ए नागराज जी कौशल्य विकास संस्थान, जिसका बहुत बड़ा योगदान ये हमारा 4 दिन का कार्यशाला के लिए रहा है। ऑलरेडी वो लोग बांधा गए थे, उसको कुछ लगा कि ऐसा हमारे हर किसान को मिलना चाहिए ये शिक्षण। तो पूरे ए नागराज जी कौशल्य विकास संस्था के जितने भी स्टूडेंट हैं, उसके जो अधिकारी हैं और उसके जो शिक्षकगण है, सब कृपया जल्दी से यहाँ पर आ जाए और उसका हम लोग अभिवादन करते हैं। અને લાસ્ટમાં પણ લિસ્ટમાં નથી એવા આપણી બાંદાની ટીમ, તો બધા જ લોકો બાંદાની ટીમમાંથી અહીંયા આવી જાય। પ્રેમસિંહ ભૈયા, શેખર ભૈયા, જીતેન્દ્ર ભૈયા, પુષ્પેન્દ્ર ભૈયા, રવિન્દ્ર ભૈયા, બધા જ લોકો જે પણ અહીંયા સહભાગી થયા છે, પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે, જેને અભ્યાસ કર્યો છે, અગર આપણે બધા ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો અહીંયા ન આવ્યા હોય તો આ શિબિર કોણ લે? તો બધા જ આપણા પાર્ટિસિપેન્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર। પોતાનો 4 દિવસનો સમય કાઢી અને આ બધા ઊભા થઈને પોતપોતાના ખંભા ઉપર હાથ દબાવી બધા ઊભા થઈને જોરદાર તાળી, ખૂબ ખૂબ આભાર અને જોરદાર ડાન્સ। स्थान पर विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को 2 शब्द बोलने थे, मैं रोक नहीं पाया। इस तरह का मैं अभिभूत हो गया, इस तरह का कभी कोई अनुभव नहीं था। हम लोग प्रेम सिंह जी के साथ चिपक के चले आते हैं सीखने के लिए, और मंच भी आपका, कार्यक्रम भी आपका, इतने लोगों से एक साथ हमें जो सीखने को मिलता है, इसके लिए आपका आभार। हम कोई सिखाने नहीं आते, हम एक साथ बिना खाली हम टिकट करा लेते हैं और आप इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इतने लोगों से मिलने का, एक साथ सीखने का जो भाव आता है, इसलिए हम आते हैं। हम कुछ सिखाने उखाने नहीं आते, इतनी हमारी कहाँ औकात है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी व्यवस्था के लिए। इस तरह का जो आपने उत्सव बना दिया है, ये हमारे लिए भी सीख हो गई है, और मैं कोशिश करूँगा कि जब हम लोग आयोजन करें तो इस तरह का उत्सव करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। બધાનો જેણે આભાર માન્યો છે, સમગ્ર કાર્યક્રમનું જેમણે ખૂબ જ સારું એવું સંચાલનનું બીડું ઝડપ્યું, પછી સંચાલનમાં તો ઘણા બધા સાથે આવ્યા અને ઘણી બધી સંસ્થાઓ જોડાણી, પરંતુ બધાને એક તાતણે બાંધવા માટેનો જેણે પ્રયાસ કર્યો દાદાના માર્ગદર્શનમાં, એવા અમારા એસપીએનએફ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ શ્રી હિતેશભાઈ વોરા, જે સુપર એફપીઓમાં પણ ચેરમેન છે, એવા હિતેશભાઈને સૌ કોઈ તાળીઓથી વધાવીએ। ખૂબ ખૂબ આભાર હિતેશભાઈનો કે બધાને એક તાતણે તમે લાવ્યા। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને બસ આ પ્રસંગે મહાનુભાવોના આશીર્વાદ લઈ અને એની પરમિશન લઈ આ સત્ર અને આ પ્રોગ્રામને અત્રે આપણે પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ। બધા જ લોકો અહીંયા આવી જાય, આપણે બધા સામૂહિક રીતે ગ્રુપ ફોટો લઈ લઈએ અને આપણે આ પ્રોગ્રામને પૂર્ણ કરી અને અભિનંદન। ખૂબ ખૂબ આભાર।